और मैं सर का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। और पहला इंट्रोडक्शन का जो मेरा स्टेटमेंट है वो ये है कि मैं आज इनकी वजह से यहाँ पर खड़ा हूँ। ये मेरे गुरु रहे हैं और आदरणीय प्रोफेसर बीके श्रीवास्तव सर राजस्थान विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र विभाग के अध्यक्ष हेड रहे हैं, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस रहे हैं, यूएसआईसी के डायरेक्टर रहे हैं और कई राजस्थान यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े एग्जाम्स तो पहली बार हुए, जिससे पहले कभी हुए नहीं, जैसे कि एमपेट एग्जामिनेशन, वो इन्हीं के दिशा निर्देशन में पहली बार प्रारंभ किया गया। जो प्री पीएचडी एग्जाम है इसका पूरा प्रोसेस पहली बार क्या नियम अडॉप्ट होंगे उसमें, और बहुत ही एक्टिव रिसर्चर रहे हैं। सर का मैग्नेटिज्म के अंदर बहुत ही अच्छा काम है और पूरे भारत में इनका ग्रुप जो है वो लीडिंग रोल प्ले करता था और राजस्थान विश्वविद्यालय में कई सारी फैसिलिटीज डेवलप करने में इनका और इनके ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और एज ए टीचर सर मैं कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि क्लासरूम के दौरान एक सर हमें हमेशा इस बात के लिए मना करते थे, जब भी क्लास में खड़े नहीं होना है, मैं नाराज हो जाऊंगा, बैठ जाओ। खड़े बच्चों से बहुत ही मतलब प्यार से पेश आना। और जो इनकी एक सबसे खास आदत मुझे आज भी याद है, इन्होंने कभी किसी बच्चे के उत्तर को गलत नहीं बताया। हमसे जो भी सवाल पूछा कभी ये नहीं कहा नहीं ये तुमने गलत बताया, उस सवाल के उत्तर को ही लेकर उसमें सुधार करते हुए कहा कि ये इसको और अच्छा और कंप्लीट बना देता, तुम्हारा बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये यदि इसमें और जोड़ देना तो बहुत अच्छा रहता। और बहुत ही मानक पुस्तकों का हमें कुछ बुक्स का मतलब जो नाम याद है वो इन्हीं की वजह से है कि वो लाइन टू लाइन हमें उस बुक्स की याद है। वो जैसे बैनवेल की किताब और घटक लोकनाथन की जो ये एटॉमिक के लिए काम आती है, वो चैप्टर्स जो है हमें आज भी टिप्स पर याद है। और आज हम पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि आपको फॉलो कर पाएँ और आपकी वो बताई गई बातों को उस लेवल के साथ और उस इंटेंसिटी और उस पूरी तरीके से डिलीवर कर पाएँ। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ सर आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आकर और बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस और इनको लाभान्वित करें, दिशा निर्देश करें। हाँ इसकी पड़ेगी सर, इसकी पड़ेगी सर, क्लास में ऑनलाइन भी है। यही बच्चे हैं और नहीं? हाँ नहीं ठीक है, हाँ बैठ जाऊँगा। ओके नहीं ठीक है, बैठने दीजिए। ऑलराइट, तो आपके अलावा और कुल कितने लोग हैं जो ऑनलाइन भी हैं? अच्छा भाई, एज यू सेड। एंड आपको जैसा मालूम है हम लोग तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं, वहाँ से भी कुछ लोग हैं इसमें। एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टीचिंग और डूइंग रिसर्च? टीचिंग या रिसर्च? क्या रिसर्च? ओके। और एमएससी में प्रोजेक्ट्स भी किए होंगे? एमएससी में प्रोजेक्ट्स किए हैं? नहीं, ये मैंने कहीं अपने यहाँ भी प्रोजेक्ट नहीं है एमएससी में, और बच्चे आप नहीं करो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में शायद करो। ऑलराइट, so the purpose of whatever we are going to interact, जैसा डॉक्टर नरेंद्र ने बोला, is to make you feel at ease when you go and face the interview board. तो उसका सबसे बड़ा कारण आपको एट ईज फील करने का ये है कि आपको जितनी ज़रूरत इंटरव्यू बोर्ड की उससे ज़्यादा उनको आपकी ज़रूरत है, बिकॉज दे नीड यंग फेलोज टू कम इन टीचिंग। ठीक है। और जैसा मुझे बताया इन्होंने, डॉक्टर वंदना ने, कि आपने तो नेट सब ने क्वालिफाई किया और आपने आरपीएससी का एग्ज़ाम भी क्लियर किया, तो 2 हर्डल्स तो ओवर हो गई। और इन्होंने बताया कि 200 मार्क्स का तो आपने कर लिया, बाकी 24 रह गया है, सो दैट इज़ लेस देन व्हाट? 24 के माने लेस देन 12%. So that is one thing, you should feel confident, you should feel at ease.
और उनका जो जानने का प्रयास होगा हमेशा इंटरव्यू बोर्ड का फिजिक्स के मामले में या किसी भी सब्जेक्ट के मामले में कि आप खुद को किस चीज़ में एट ईज पाते हैं ना। ये बहुत कम होगा कि वो ऐसी चीज़ों पर बात करना शुरू करें जिस पे आप एट ईज ना हो। ठीक है ना, ये क्लियर है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जनरली एज यू एंटर द रूम दे वुड आस्क यू कि भाई आप किस चीज़ में अपने को कॉन्फिडेंट पाते हैं, या एक पूछने का तरीका ये होता है भाई आज आपने क्या तैयारी की है, विच इज़ वन द सेम थिंग कि आपकी चॉइस है कि आप बताओ। ठीक है, तो आप उनको, जैसा अभी नरेंद्र जी भी कह रहे थे, कि आप उनको आसानी से वही चीज़ बताएं जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है। क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड का जो एक तरीका होता है और जो सही तरीका है वो ये है कि दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ए लो लेवल एंड देन गो अपवर्ड्स। ठीक है, तो जिस चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस है आप दूर तक फेस कर सकते हैं उसको बताइए। और हम लोगों ने जैसे बहुत सारे इंटरव्यू किए तो जैसे बता रहे थे, कुछ लोग आ जाते हैं साहब कुछ भी पूछ लीजिए, तो कुछ भी पूछ लीजिए वाला तरीका ठीक नहीं है ना। बट इफ़ यू आर रियली और सो कॉन्फिडेंट कि कुछ भी पूछ लिए देन इट्स ओके। बट मुझे ऐसा लगता है अभी भी वो किसी के लिए पॉसिबल, मेरे से कोई पूछे क्या पूछ लें, कुछ भी पूछ लिए तो मैं तो नहीं बोलूँ। ऑलराइट, दैट इज़ वन थिंग। द अदर थिंग इज़, अगर किसी ने कुछ प्रोजेक्ट किया हुआ है, वो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट जैसे आप साथ ले जाओगे तो उसके ऊपर वो डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट अगर किसी ने किया है तभी ले जाना व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। मतलब अक्सर ऐसा भी होता है साहब प्रोजेक्ट तो हो गया, अब अंदर क्या लिखा गया क्या नहीं लिखा गया, टीचर की हेल्प से लिखा गया या गूगल से लिखा गया, क्या लिखा गया, तो यू शुड नो योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, आपको लगता है कि आपने सेमीकंडक्टर्स पे या नैनो पार्टिकल्स पे कुछ प्रोजेक्ट किया है and you are very comfortable about it, do take it because that will help you. Then the interview board will focus on that. आपकी रिपोर्ट हाथ में होगी उस पर वो शुरू हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है वो पूछेंगे साहब आपने एक्सपेरिमेंट्स जो किए उसमें सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट आपने कौन सा लगा। ठीक है, जैसे आपने प्रीवियस में फाइनल में 4 सेमेस्टर में जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं आप वो बता सकते हैं साहब मुझे इस एक्सपेरिमेंट में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। भाई बात तो वहाँ कुछ मिनटों की होनी है, तो आप एक कोई ऐसा टॉपिक वो पिकअप करेंगे और उस पर पूछने के बाद वो डेफिनेटली दे मे गो टू अदर थिंग्स एज वेल, बट नॉर्मली दे विल बिगिन विद व्हाट यू फील यू आर गुड एट। ऑलराइट, तो एक तो ये बात हुई, अब इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। फिर दूसरा ये है कि कम्युनिकेशन के लिए, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर टीचिंग, so they will definitely like to see how do you communicate। उसके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ गुर भी बताए तो बोर्ड पे भेजेंगे आपको और आपसे कहेंगे एक टॉपिक आप पिकअप करिए, आप फिर उसमें जैसे इन्होंने बताया उस तरह से आपको एट ईज़, ज़रूरी नहीं है कि बहुत कोई क्लिष्ट टॉपिक लिया जाए, कोई अनसर्टेनिटी रिलेशन पे बात कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बात कर सकते हैं, रामान इफेक्ट ले सकते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जिस पे आप एट ईज हों। इसके बाद अक्सर जो बोर्ड में एक चीज़ और हो सकती है कि वो ये जानना चाहेंगे आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में क्यूरियोसिटी कितनी है। तो आप जो पढ़ रहे हैं तो ठीक है, क्यूरियोसिटी का एक तरीका ये होता है, पूछते हैं कि साहब पिछली बार नोबेल प्राइज़ किसे मिला, किस बात के लिए मिला। ऑलराइट, सो सच थिंग्स, या सुपर कंडक्टिविटी में नोबेल प्राइज़ कब मिला, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी में कब मिला, किसको मिला, क्या था, इंडिया से नोबेल प्राइज़ किसको मिला, यू नो इट, किसको मिला। ये भी पूछ सकते हैं आपको क्या लगता है इंडिया से और किसे मिलना चाहिए तो या नहीं मिला।
you should have an answer for that. I mean, if somebody asks me, I will say कि एस.एन. बोस को मिलना चाहिए तो नहीं मिला, जिसके नाम से बोसॉन है उसको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, सो दैट इज़ अनफॉर्चुनेट. ये पूछ सकते हैं आइंस्टीन को किस बात के लिए नोबेल प्राइज़ मिला, you know all that, and then they can ask you what do you think आइंस्टीन को किसी और चीज़ के लिए मिलना चाहिए तो जो नहीं मिला. आइंस्टीन को जिस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला दैट वाज ईजीएस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स. रिलेटिविटी जिसका आज तक बखान होता है, दूर दूर से जो ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं कह रहे हैं आज भी रिलेटिविटी सही पाई जा रही है, तो दिस यू शुड नो. तो ये थोड़ा सा ये है कि आपको क्यूरियोसिटी कितनी है सब्जेक्ट के बारे में. तो अपन अब कुछ टॉपिक्स की बात कर लेते हैं. जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि भाई किसके बारे में बात करें, आपने कहा सॉलिड स्टेट फेज की बात करें या न्यूक्लियर फेज की बात करें या क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें, है ना, या स्टैटिस्टिकल एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लें या एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फेज की बात कर लें, न्यूक्लियर फेज की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें, तो उसमें भी यू शुड बी श्योर कि आप क्या बोलने जा रहे हो. और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जैसे आपने कहा कि साहब स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो मेरी सलाह आपको ये होगी कि जैसे आपने अगर स्ट्रक्चर के बारे में सोचा है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो आप घर में बिना किताब लिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या सवाल हो सकते हैं वो आप एक कागज़ पे लिखते रहो. ठीक है. सबसे पहले उन्होंने पूछा साहब क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितने तरह के होते हैं, आपने बता दिया इतने तरह के होते हैं. देन दे माइट आस्क के भाई 5 फोल्ड सिमेट्री क्यों नहीं होती, नो अबाउट इट. कौन कौन सी सिमेट्री पॉसिबल है, कौन नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है. ठीक है. देन दे माइट कम टू के साहब मिलर इंडिसेस क्या होते हैं, इजी बात. द नेक्स्ट थिंग तो आप बोलोगे साहब HKL होते हैं 3 मिलर इंडिसेस. द नेक्स्ट थिंग दे माइट आस्क गोइंग टू हायर लेवल कि कुछ जगहों पे 4 इंडिसेस यूज़ किए जाते हैं, विच इज़ द 4th इंडिसेस एंड वाई, विच इज़ द 4th इंडेक्स एंड वाई. सो सच थिंग्स यू कीप ऑन, ये आपने पढ़ा भी होगा और आपको कुछ चीज़ें कभी समझ में आई होंगी, नहीं आई होंगी, तो आप इनको कहीं नोट करते हो. तो दैट विल हेल्प यू अल्टीमेटली. जो इंटरव्यू बोर्ड में कोई भी कोई सवाल एकदम से कर दे आप वो कर सकते हो. देन गोइंग टू नेक्स्ट लेवल दे माइट आस्क यू कि भाई क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पता करने का क्या तरीका है ना, क्या तरीका है पता करने का. एक्सरे डिफ्रैक्शन. दैट इज़ गुड आंसर. देन दे विल आस्क यू कि भाई एक्सरे डिफ्रैक्शन में कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हो, ब्रैग्स लॉ यूज़ करते हो, सिंपल. देन दे विल आस्क यू कि साहब ब्रैग्स इक्वेशन में वो जो थीटा है वो क्या एंगल है, हाँ, ग्लांसिंग एंगल. Then the next thing they will go to is के एक्सरे डिफ्रैक्शन में जो पीक्स आती हैं, और डिफ्रैक्शन पैटर्न देखे होंगे, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हो, क्या डिनोट कैसे करते हो. जो पीक्स आती हैं करते हो ना 100, 111, सेम थिंग. कोई पीक इंडिकेट 200 भी लिखी जाएगी, तो 200 क्या है ये, हाँ, व्हाट इज 200. आज अपन आंसर वाली बात नहीं कर रहे हैं, अपन अकेले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. बिकॉज ये जो आपने आइडेंटिफाई किए 111 या 100 या 311 सब क्या है ये, दीज आर प्लेन्स, है ना. तो व्हाट इज 200, देयर इज नथिंग लाइक अ 200 प्लेन, but you still write 200, then why do you write it? You should be able to think it. It's a second order diffraction, so you must think about it. All right. Then the next question going to higher level will be कि भाई ये पीक
पोजीशन की बात तो ठीक हो गई, जो भी रिफ्लेक्शन आएंगे उनमें पोजीशन के अलावा विड्थ भी होगी, उसकी इंटेंसिटी भी होगी, उसका क्या इस्तेमाल हो सकता है ना, मतलब उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। नाउ द थिंग इज कि जिसने कंडेंस मैटर फिजिक्स किया है, आप लोगों के पेपर क्या थे वैसे, स्पेशल पेपर कंडेंस मैटर फिजिक्स, माइक्रोवेव, हाई एनर्जी फिजिक्स। तो जिसने कंडेंस मैटर फिजिक्स किया है उसको तो पता होगा, जिसने नहीं किया यू शुड बी एट ईज बी एबल टू से कि साहब ये मैंने नहीं, ये नहीं कि आप उलझ गए, नहीं साहब इससे ये कर सकते हैं। वो जिसने कंडेंस मैटर फिजिक्स में पढ़ा वो बताएगा कि साहब जो पीक विड्थ है उससे हम ग्रेन साइज के बारे में आइडिया लगा सकते हैं, या जो इंटेंसिटी है उसकी पूरी प्रोफाइल फिट करते हैं। तो प्रोफाइल फिट करके एक्चुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कौन सा एटम कहाँ बैठा हुआ वो पता लगा सकते हैं। बट देन दैट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, दैट इज़ ओनली फॉर दोज हु हैव डन इट, राइट। और क्या सवाल हो सकता है इसके बारे में, आप बताइए, कुछ आप सोचिए। हाँ जी, रेसिप्रोकल लैटिस, ओके। हाँ, वही वही मैंने अभी बात किया, गुड। व्हाई डज द पीक अपीयर ब्रॉडेंड? बिकॉज ऑफ नैनो पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। और कुछ, तो ये सवाल आपको लिखते रहना है अपने आप। द नेक्स्ट थिंग दे माइट आस्क यू इज कि साहब एक्सरे डिफ्रैक्शन के अलावा कौन सी टेक्निक और हो सकती है? Why stop at X-ray diffraction? There could be something else. ये पढ़ा होगा, सॉलिड स्टेट में ही पढ़ा होगा। You could do neutron diffraction, ठीक है, you could do neutron diffraction. And if you say neutron diffraction, then the next thing will be कि neutron diffraction में क्या additional advantage है। तो वही वाली बात है कि they are going to higher and higher or deeper and deeper, and at some stage अगर आपने नहीं किया है तो raise your hand के साथ, ये मेरा वो नहीं था। न्यूट्रॉन का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, यू नो दिस। व्हाई डज न्यूट्रॉन हैव अ मैग्नेटिक मोमेंट, यू नो दिस? It's a particle without charge, but still it has magnetic moment. So its magnetic moment will interact with magnetic moments of the atoms in the crystal. So then you will know about the magnetic structure, not just the crystal structure. But then that is a different thing. अगर आपका एरिया नहीं है तो आप आराम से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन भी करते हैं। Why just neutron diffraction? Why just X-ray diffraction? अच्छा, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्कैटरिंग है या नहीं है? कौन सी स्कैटरिंग है? ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए। इट्स अ इलास्टिक स्कैटरिंग, देयर इज नो एनर्जी लॉस, ओके। तो दैट इज़ वन थिंग। और सॉलिड स्टेट में किस पे बात कर सकते हैं? सुपर कंडक्टिविटी, वेरी नाइस। सुपर कंडक्टिविटी में BCS थ्योरी की बात कर सकते हैं, और हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, ओके। ये तो आपको बताना है उनको। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सुपर कंडक्टर एंड an excellent metal with almost zero resistance? What is the difference? This नहीं, अभी आंसर देने की जरूरत नहीं, you just send the question, है ना। सुपर कंडक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो जीरो रेजिस्टेंस, और क्या बोलते हैं उसको? मेटल में माइजनर इफेक्ट नहीं होगा। सो वंस यू थिंक ऑफ इट, यू शुड राइट समवेयर।
ठीक है। और हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स में फिर कौन कौन से मटेरियल हैं, कुछ पता होने, याद हैं कुछ मटेरियल्स? अदरवाइज यू जस्ट राइट डाउन सम। देन द नेक्स्ट थिंग यू कैन गो टू say band theory, band structure. बैंड स्ट्रक्चर में क्या क्या सवाल हो सकते हैं? Why do bands form in the first place? सीधी सी बात है कि भाई एटम्स जो हैं उनकी तो एनर्जी सब डिस्क्रीट हैं, एटम से मॉलिक्यूल बना या नेक्स्ट स्टेज आ गई सॉलिड की, तो वहाँ बैंड्स क्यों बन गए? दिस यू मस्ट नो। और फिर बैंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे यू मे बी आस्क्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ मेटल एंड अ सेमीकंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। दैट इज इजी, ठीक है। व्हाट इज अ सेमी मेटल? कुड बी नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड सेमी मेटल which is neither a metal nor a semiconductor, it's a different kind of। ये पहले कहीं आया होगा सेमी मेटल बीच में, जस्ट राइट। दिस इज अगेन गोइंग टू हायर लेवल, यू कैन ईजिली से कि साहब ये हमने नहीं देखा, बट देखा है, देन यू शुड बी एबल टू से दीज आर मटेरियल्स विच हैव वेरी लो ओवरलैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। सेमीकंडक्टर में तो देयर इज अ स्मॉल गैप, है ना, ओवरलैपिंग नहीं है, देयर इज अ स्मॉल गैप। इंसुलेटर में द गैप इज मच लार्जर, metals में they are overlapping, semi metal में they hardly touch each other, but there are a few elements metals semi metal बोलते हैं। मेटल और सेमी कंडक्टर को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? दे कैन आस्क यू, आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट करोगे कि इनको डिफ्रेंशिएट कर सकें? आंसर देने की अभी ज़रूरत नहीं है, बट है ना, कुछ ध्यान आता है कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे? कैसे रेजिस्टेंस चेंज होता है टेम्परेचर्स के साथ, मेटल का या सेमीकंडक्टर का? और सेमीकंडक्टर में खत्म हो गया। तो अगर आपको दो चीज़ें दे दी गई, बता दिया उनको साथ ये होता है ना। So such things, and then there are some things called indirect band semiconductors, direct band and indirect band semiconductor, that's going to a higher level. And then there is something called excitons, they all will come in this, ठीक है। और इसी के साथ फिर वो हो सकता है कोई बैठा हो बोले ये कैसे काम करता है, वो जो बल्ब लगा हुआ है। बिकॉज ये बात वही क्यूरियोसिटी वाली है, अपन घर में देखते हैं, सोचते भी होंगे, तो है ना, लाइट एमिटिंग डायोड है, तो कैसे काम करता होगा, कुछ आइडिया? ठीक है। तो और बताइए सॉलिड्स में, मतलब ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप तब बोलोगे जब आप उनके बारे में कॉन्फिडेंट हो। तो या तो जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बोला, देन यू शुड बी एबल टू गो राइट टू द टॉप। बैंड्स के बारे में बोला, शुड बी एबल टू। और दूसरी चीज़ सेमीकंडक्टर्स में एक चीज़ होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बैंड गैप कितना होता है? ये सिलिकॉन जर्मेनियम पढ़े होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, और ये कंडक्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। अगर आप वोल्टेज लगाओ तो कुछ करंट शुरू होगा, तो कंडक्शन होता है। अब सवाल ये है कि उसके लिए इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचना चाहिए, तो एनर्जी कितनी होती है रूम टेम्परेचर पे, थर्मल एनर्जी?
0.025 और बैंड गैप कितना है? तो इलेक्ट्रॉन कैसे पहुंचे कंडक्शन बैंड में? कैसे पहुंचेगा? वो एवरेज एनर्जी, इट्स अ एवरेज। तो इसके माने ये हुआ बहुत कम करंट होगा, बट देयर विल बी सम इलेक्ट्रॉन जो उस थर्मल एनर्जी उसको कवर कर लेगी एंड देन दे विल गो। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें ये आ गया कि आपको टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। टेम्परेचर का मतलब ये नहीं कि हर मॉलिक्यूल की एनर्जी उतनी है या हर पार्टिकल की एनर्जी उतनी है, ठीक है। व्हाट एल्स? और क्या टॉपिक बताओगे उनको? क्वांटम मैकेनिक्स बताओगे? सब लोग बताएंगे क्वांटम मैकेनिक्स? ठीक है भाई। देखो ऐसा है कि ये जो टीचिंग के लिए सिलेक्शंस होंगे ये तो बीएससी और एमएससी सबके लिए होंगे। तो दे वुड आस्क क्वेश्चंस एट द यूजी लेवल एंड आल्सो एट द पीजी लेवल। तो क्वांटम मैकेनिक्स यूजी लेवल कहाँ से शुरू करते हैं? डी ब्रॉगली वेव, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। क्या होती है डी ब्रॉगली वेव? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या समझते हैं? पूछ सकते हैं, है ना। पार्टिकल का वेव नेचर का क्या मतलब है? समझ में आता है या देखना पड़ेगा? आता है, ठीक है। और अनसर्टेनिटी रिलेशन क्या होता है? देयर आर डिफरेंट रिलेशंस। डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स होता है, डेल्टा ई डेल्टा टी होता है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी वाई कितना होता है? ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। डेल्टा एक्स डेल्टा पी वाई इज 0। व्हाट डज इट मीन? मेजर कर सकते हैं विद एग्जैक्ट प्रिसिशन, ठीक है, साइमल्टेनियसली। अच्छा, मैटर वेव की जब बात करते हैं तो एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, वो डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो उसमें क्या बोलते हैं, माने उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। एक तो ये बोलते हैं कि जब भी आपने मेजर किया, देन व्हाट यू आर मेजरिंग, जब भी डिटेक्ट कर रहे हैं, व्हाट यू आर डिटेक्टिंग, यू आर डिटेक्टिंग ए पार्टिकल, है ना। ये स्क्रीन पे वो ये पैटर्न बन रहा है, ये क्या पैटर्न है? ये जो पैटर्न है ये पार्टिकल्स के कहाँ कहाँ मिलने की प्रोबेबिलिटी, वो पैटर्न है ये। तो एवरी टाइम यू मेजर ए पार्टिकल, एंड इफ यू डू नॉट मेजर देन दैट इज गोइंग एज अ वेव, दैट इज हाउ दे इंटरफियर। ये क्वांटम मैकेनिक्स का पोस्टुलेट है, अब है इसका अभी तक एक्सपेरिमेंट में भी सही पाया जा रहा है, इसलिए ऐसे ही है। तो ऑल राइट, तो अनसर्टेनिटी रिलेशन में फिर क्या बताओगे? और वो नेक्स्ट लेवल पे अगर जाना चाहें, क्या सवाल होगा? डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स एच क्रॉस के ऑर्डर का है, क्या इसका रिपरकशन आता है? अगर कोई पार्टिकल किसी बाउंड स्टेट में है, हाँ, तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स क्या बताता है? फिर पार्टिकल की एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होगी, इट विल बी डिस्क्रीट। और वही अगर फ्री पार्टिकल हो तो, और टाइम अनसर्टेनिटी वाला क्या इशू है? एक रिलेशन डेल्टा ई डेल्टा टी कुछ होता है ना, वो क्या बताता है कि आपको सोचना चाहिए व्हाट इज डेल्टा टी देयर। लाइफ टाइम ऑफ ए पार्टिकल, लाइफ टाइम ऑफ ए, अगर किसी एटॉमिक सिस्टम की बात करें तो लाइफ टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ठीक है।
क्या हुआ? ठीक है, तो पर्पस सिर्फ ये अपने डिस्कशन का है कि आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, कौन सी चीज़ किस लेवल पे किसके बाद आएगी, इसके बारे में आप सवाल अपनी नोटबुक में लिखते रहो। तो हमेशा ये होता है, टीचर जब क्लास में जाता है ना, तो पता होता है आज क्या पढ़ाना है, तो उसके बारे में सोच के आता है। ये ऐसा हो नहीं सकता कि बिना सोचे समझे टीचर पहुंच जाए, फिर मुश्किल हो सकती है। तो वही हाल आपके लिए, जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो अगर आपने किसी टॉपिक के बारे में सारे सवाल सोचे हुए हैं, सारे तो नहीं होंगे, कुछ फिर भी वो निकाल लेंगे, जितने ज़्यादा सोचे हुए हैं, यू विल बी कंफर्टेबल दैट मच। ऑलराइट, और बताइए क्वांटम मैकेनिज्म, व्हाट नेक्स्ट? तो डेल्टा ई डेल्टा टी का क्या रिपरकशन है, फिर क्या कॉन्सिक्वेंस होता है इसका? डेल्टा ई डेल्टा टी ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच क्रॉस। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है, ये कुछ ऐसा ही बोलते हैं, कुछ मिनिमम वैल्यू होती है इसकी, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, हाँ, वो भी आप पता करके रखना। एच क्रॉस बाई 2 इज द मिनिमम। वो किस तरह के उसके लिए होता है? फॉर ए गॉसियन वेव पैकेट से मिनिमम। ऑलराइट, ओके, तो डेल्टा ई डेल्टा टी का क्या कॉन्सिक्वेंस है फिर ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच क्रॉस? एनर्जी कुछ रेंज होगी, वेट निकाल, क्या मतलब है इसका वो शार्प नहीं होगा? दैट इज द नेक्स्ट लेवल। क्या मतलब है इसका? इनफाइनाइट टाइम के लिए कहाँ रहता है? वहाँ आ गया तो ठीक है, सो दैट इज शार्प। बट अगर ऊपर से नीचे आया, देन देयर विल ऑलवेज बी ए विड्थ। इसका मतलब क्या है एक्सपेरिमेंटली? क्या मतलब है? ये आपको सोचना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटली मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी एनर्जी लेवल की एनर्जी मेजर करें, तो आपने अभी मेजर की तो कुछ दिखेगी, नेक्स्ट टाइम मेजर करेंगे तो कुछ और दिखेगी, थर्ड टाइम मेजर, अब वो कैसे मेजर करते हैं वो अलग बात है। जो भी चीज़ है उसका कुछ न कुछ फिजिकल मीनिंग होना चाहिए। So that is the thing you should be able to convey. All right. और ये जो लाइंस एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स की विड्थ हैं, ये और क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके? डॉपलर ब्रॉडनिंग जैसे बोल दीजिए। गुड, सो यू मस्ट बी थिंकिंग ऑफ दिस थिंग्स। और बताइए, इट सीम्स यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट। और सॉलिड स्टेट में क्या? सुपर कंडक्टिविटी हो गई, बैंड थ्योरी हो गई, क्वांटम में ये हो गया, बाकी पर्टर्बेशन थ्योरी ये वो तो ये भले ही पूछने जैसा इन्होंने कहा कि साहब क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन क्या है या डिराक इक्वेशन क्या है, तो वहाँ पर्टर्बेशन थ्योरी पे आपसे डिराइव करवाने नहीं बैठे। ऑलराइट, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पेशियल क्वांटाइजेशन। व्हाट इज स्पेशियल क्वांटाइजेशन? बोल, जोर से बोलो। नहीं भाई, अगर हाँ, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, मतलब एक एक्सिस डिफाइन कर दो, तो एंगुलर मोमेंटम क्या करेगा? अगर उस फिक्स्ड ओरिएंटेशन में पॉइंट करेगा। अगर आप पी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो पी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इधर रहेगा, इधर रहेगा या इधर रहेगा, तीन डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है ना? और इससे क्या आता है फिर?
कौन सा इफेक्ट आता है इससे? इससे आता है जीमन इफेक्ट। ठीक है। और फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? There's something called fine structure. LS coupling क्या हुआ? What is LS coupling? वो फिजिकली कैसे कनेक्ट होते हैं? मैं जवाब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि इंटरव्यू बोर्ड में जो फिजिक्स के बैठ, हाँ, है ना? तो ये तो अभी, हाँ, भाई अभी आपने बोला अगर आप एक्सटर्नल फील्ड लगाओ तो आपने बाहर से एक्सिस डिफाइन कर दी, और फिर ये प्लस एल, ज़ीरो, माइनस एल, 3 डायरेक्शन हो गए, या माइनस एल टू प्लस एल विद द डिफरेंस ऑफ 1। अगर 1 है तो +1 0, -1 2 है तो +2 +1 0 -1 -2, 5 हो गए। तो रीमन इफेक्ट में 5 स्प्लिटिंग हो गई इसकी। ठीक है। और फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है फिर? उसमें फील्ड इंटरनल है जो एलएस कपलिंग बोल रहे हो, वो क्या फील्ड है? वो जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है, दैट इटसेल्फ इज प्रोड्यूसिंग ए फील्ड, और उस फील्ड के हिसाब से फिर इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो इंटरैक्ट करके या तो प्लस ऑफ होगा या हो गया, वो फाइन स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं। और आपने बोला कि साहब वो L+S होता है या L-S होता है, ये बोला ना? तो 1 प्लस ऑफ या 1 माइनस ऑफ, 3/2 और 1/2 उसी को तो बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक हाइपर फाइन स्ट्रक्चर होता है, गोइंग फर्दर। व्हाट इज हाइपर फाइन स्ट्रक्चर? ठीक है। so you should go to different और लेवल्स की बात अगर कर रहे हैं तो एक बात और कर लें, ये जो ट्रांजिशंस होते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बीच में, इनमें कुछ रूल फॉलो होता है। क्या रूल होता है? अगर नहीं पता तो पता करना, लिखो सिलेक्शन रूल क्या होता है। डेल्टा एल इज +-1, 0 नहीं है। हाँ, वो डेल्टा एल इज +-1। एस से एस में ट्रांजिशन नहीं होगा, पी से एस में होगा, या तो डी से पी में होगा, पी से डी में होगा, एस से एस में नहीं होगा ट्रांजिशन। ये किस वजह से आता है ये? अब इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से कनेक्ट करो। ये क्या सिलेक्शन रूल बोलते हैं इसे? डाइपोल अलाउड ट्रांजिशंस, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाउड ट्रांजिशंस। ये कहाँ से आता है ये? डाइपोल ही अलाउड क्यों? व्हाई नॉट क्वाड्रुपोल अलाउड? क्यों? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें, क्वांटम मैकेनिज्म ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें तो एक ऑसिलेटिंग डाइपोल और एक ऑसिलेटिंग क्वाड्रुपोल, इनके जो रेडिएशन है उनकी इंटेंसिटी में बहुत फ़र्क होता है। ऑसिलेटिंग डाइपोल की इंटेंसिटी ऑसिलेटिंग क्वाड्रुपोल की इंटेंसिटी के मुकाबले, या अदर वे, ऑसिलेटिंग क्वाड्रुपोल से जो रेडिएशन आता है उसकी इंटेंसिटी ऑसिलेटिंग डाइपोल से जो रेडिएशन उसकी इंटेंसिटी के मुकाबले V/c² के प्रोपोर्शन में कम होता है। ठीक है। टॉकिंग ऑफ V/c, है, V क्या चीज़ है? वो कहते हैं ना कि साहब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है ऑर्बिट में। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कुछ होता है ना? क्या होता है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट? 1/137,
that defines the velocity of electron in Bohr orbit, c/137. तो इतना स्क्वायर, that is 1/100 का स्क्वायर अपॉन 10,000, उतनी कम होगी इंटेंसिटी क्वाड्रुपल रेडिएशन. इसलिए यू ऑलवेज टॉक ऑफ लाइट. बट व्हेन यू गो टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या ट्रांजिशन की बात करते हैं, या वो न्यूक्लियस के अलग से बात करें? चलो अभी न्यूक्लियस की बात करें. ठीक है, और बताइए व्हाट एल्स. न्यूक्लियर फिजिक्स पे क्या बात करेंगे? आप अपनी ओर से और कौन कौन सा टॉपिक बोलोगे? टॉपिक्स तो यही हैं बोलने के. आपने सुपर कंडक्टिविटी बोला, मैग्नेटिज्म पे बात कर सकते हो आप. वो चलो वो आप देख लेना, उसकी बात नहीं करते. ठीक है. न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या बात कर सकते हैं? वो कहेंगे आजकल भाई एक आ रहा है रोज़ कि चाइना को जिस पे, वही वाली बात, क्यूरियोसिटी कितनी है, चाइना को जिस पे इसमें एक सूरज स्थापित करने वाला है. आ रहा है ना? व्हाट इज़ दैट सूरज? क्या है वो? तो उसका टुकड़ा थोड़ी लाएगा, क्या है वो? जो टोकामैक यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका वर्जन फ्यूज़न रिएक्शन से जो रेडिएशन होगा वो देखें. ठीक है. So the moment they ask you, then you immediately come to fusion. All right. So, and when they come to fusion, they also come to fission. Fission of fusion. And then nuclear physics में एक तो रेडियो एक्टिविटी से शुरुआत करते हैं. ठीक है. क्या होती है रेडियो एक्टिविटी? क्या लॉ फॉलो होता है? सिंपल है ना. उसमें एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि भाई फास्टेस्ट डिके कब होता है? फास्टेस्ट डिके कब होता है? सिंपल चीज़ है. क्या लिखते हो? dn dt प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू लिखते हैं ना, वहाँ n0 आता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. ठीक है. तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सबसे ज़्यादा कब होते हैं? t = 0 पे. व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट द रेडियो एक्टिविटी, देन द डिके इज फास्टेस्ट. भाई बनाते हुए तो ऐसे ही है ना, तो सबसे ज़्यादा स्लोप तो यही है. बट ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अक्सर फील किया कि बच्चे सोचते नहीं हैं, इसलिए वहाँ उलझ जाते हैं कि साहब कहाँ होगा. फिर इक्वेशन सॉल्व करनी शुरू की. ठीक है. So the fastest decay is there. और बीटा डिके के बारे में पता है सारा. उसकी पे अल्फ़ा डिके और गामा डिके में तो कुछ ऐसा है नहीं. बीटा डिके में इशू ऑफ पैरिटी होगा, पैरिटी कंजर्वेशन. और बीटा डिके क्या होता है वो होगा. और न्यूट्रिनोस की बात होगी फिर. ठीक है. न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इस सब की बात होगी. ऑलराइट. कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? ये एक सवाल बनता है. हाँ? न्यूट्रॉन का डिके टाइम कितना होता है? 890 is precise. Good. In free state. ठीक है. In free state, not in the nucleus. Nucleus when neutron is there, it is there. In free state, if a neutron is left, then it will decay fast. और ऐसा क्यों है कि न्यूट्रॉन डिके करता है, प्रोटॉन नहीं करता डिके? एग्जैक्ट. तो दीज आर थिंग्स जो वही वाली बात है कि अगर आप सोच के गए हो तो आपको तुरंत पता है. वरना वही जो मास्टर जी जब क्लास में जाते हैं सब सोच के जाते हैं,
कहीं ऐसा ना हो बच्चे कुछ पूछ लें तो। ठीक है, मास्टर जी बने, आप भी मास्टर जी बनोगे तो ऐसा ही करना, सब सोच के जाएंगे। और बीटा डीके में क्या पूछा जा सकता है? पैरिटी के बारे में बात होगी, पैरिटी वायलेशन की बात होगी, उसका एक्सपेरिमेंट की बात होगी। ठीक है, वो उसका एक्सपेरिमेंट वो सब उनसे उतर लेंगे। और प्रोटॉन का जो और न्यूट्रॉन का जो डिके रूट है वो तो पता ही है ना? क्या होता है प्रोटॉन के साथ, क्या निकलता है, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो? न्यूट्रॉन जब डिके करता है तो न्यूट्रिनो का मास फोटोन का मास, रेस्ट मास ऑफ फोटोन। Good. They are straightforward questions and you know about them. All right. और बीटा डीके में what else? बीटा डीके में सिलेक्शन रूल्स क्या फॉलो होते हैं? बीटा डीके में तो कोई वो नहीं है। गामा डीके में क्या सिलेक्शन रूल्स फॉलो होते हैं? और क्या क्या ट्रांजिशंस होते हैं उसमें, क्या बोलते हैं? इसमें तो जैसे एटॉमिक रेडिएशन में तो डाइपोल सिलेक्शन रूल लगता है, यहाँ पर मल्टीपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल लगता है, इसमें नहीं लगता है। इट स्टार्ट्स विद मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल, मैग्नेटिक क्वाड्रुपोल। ठीक है, और न्यूक्लियोफिल्स में और क्या? पार्टिकल डिटेक्टर्स की बात हो सकती है। पार्टिकल डिटेक्टर्स क्या क्या पढ़े हुए हैं? आयनाइजेशन चैम्बर पढ़ा है, प्रोपोर्शनल काउंटर पढ़ा है, जीएम काउंटर पढ़ा है। बीटा पार्टिकल डिटेक्ट करने के लिए कौन सा डिटेक्टर अच्छा है, की बात है ना? These are the things you should know. And then accelerators. Accelerators क्या क्या पढ़ रखे हैं, या यूँ कहें क्या क्या आप अभी किस किस के बारे में कंफर्टेबल हो आप? साइक्लोट्रॉन, लीनियर एक्सेलरेटर, साइक्लोट्रॉन, बीटाट्रॉन। तो कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो 4 5 6 टॉपिक्स आप अच्छी तरह तैयार करके जाओ। देन यू शुड मेक देम टॉक टू यू अबाउट दोज थिंग्स। और एनी अदर थिंग जो टॉपिक बोलना चाहोगे वहाँ? इलेक्ट्रॉनिक्स बोल सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स बोल सकते हो, स्टैटिस्टिकल एंड थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स बोल सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के बाद स्ट्रेट अवे सेकंड लॉ पे आती है, फिर एंट्रोपी पे आती है। ठीक है, एंट्रोपी के टर्म्स में सेकंड लॉ का क्या स्टेटमेंट है? एंट्रोपी के टर्म्स में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या स्टेटमेंट है? एंट्रोपी किस प्रोसेस में बढ़ती है, किस में नहीं बढ़ती है? रिवर्सिबल में नहीं बढ़ती। कार्नोट साइकिल इज अ रिवर्सिबल साइकिल, है ना? एंट्रोपी रिवर्सिबल में ही बढ़ती है, और इसीलिए जनरल रूल ये है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ रिवर्सिबल जितनी है वो तो वहीं है, रिवर्सिबल तो बाकी सब है, इसलिए एंट्रोपी बढ़ रही है। तो उसमें फिर और भी जो स्टैटिस्टिकल वाली चीज़ें, क्या क्या पढ़ा है उसमें स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में?
ensemble पढ़े हैं, माइक्रो कैनोनिकल, मैक्रो कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल ensemble. So be prepared on some things and then only you should tell them कि इसमें बात, ठीक है. और उसमें फिर कूलिंग इंजन जो होते हैं वो बात कर सकते हैं आप. और सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किस साइकिल की होती है? कार्नोट साइकिल. वो क्यों होती है बता सकते हो? और व्हाट एल्स? और फिर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पे जाएंगे तो आपसे कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल ये बातें करेंगे. इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तो कुछ तो सेमीकंडक्टर की जैसे बात की थी, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर. क्या होता है पी टाइप, एन टाइप? यू नो वेरी वेल. कितनी इम्प्योरिटी डालते हैं पी टाइप, एन टाइप के लिए? one parts per million, that is the rough thing, है ना. मतलब ये आंसर तभी आता है जब पहले सोचा हुआ है, वरना हमने ऐसा भी सुना था कुछ परसेंटेज डालते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है. और फिर पी टाइप, एन टाइप में वो लेवल्स कहाँ होते हैं, फर्मी लेवल क्या होता है, फर्मी लेवल टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है, एग्जैक्टली बीच में कब होता है फर्मी लेवल. और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में तो फिर वो फिल्टर सर्किट, रेगुलेटर्स, पाई फिल्टर, एलसी फिल्टर, ये सब. एलसीआर सर्किट पे बात, हाँ ये भी हो सकता है कि आरपीएससी के मेंबर ही पूछ लें, साहब ज़रा रेजोनेंस सर्किट बताओ, वो सबने सुना हुआ होता है, तो आपको कहा एलसीआर सर्किट बारे में बताओ, ठीक है. वो कैसे फंक्शन करता है, एनर्जी ट्रांसफ़र एक से दूसरे में कैसे होता है. एनीथिंग एल्स? कोई और टॉपिक जो आपको लगता है आपको बोलना चाहिए उनसे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है. तो डायनेमिक्स के बारे में क्या क्या सवाल, वो मैंने अभी नहीं सोचे, आप बताओ क्या सोच सकते हैं. मैक्सवेल, गुड. मैक्सवेल इक्वेशंस, वेरी नाइस. फैराडेज लॉ, ये वो सब. तो उनके बारे में डिटेल में फिर होना चाहिए. डिस्प्लेसमेंट करंट, ये वो सब पता होना चाहिए. So the essence is that you should go with a positive mindset. You are going to meet people who need you and they have to be nice to you. ऐसा नहीं है कि वो किसी पर उतारू हो जाए, आपको क्या नहीं आता. और अगर ऐसा कोई है then he is the wrong person, उसके बारे में. Because it is job of the system to find out young people who can become good teachers. एंड दिस इज़ व्हाट दे वुड लाइक टू नो कि आपने जिस चीज़ के बारे में कहा कि साहब इसके बारे में पूछो, आपने उसके बारे में कितना सोच रखा, आपको कितना आता है. ऐसा नहीं कि बोल तो दिया और फिर 2 स्टेप के बाद अटक गए, तो फिर तो मुश्किल होगी, है ना. गो विद अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड बिलीव दैट दे वुड बी नाइस. और बाकी तो बोर्ड पे कुछ प्रेजेंटेशन होंगे, वो भी कुछ मिनट का ही होगा, इतना टाइम वहाँ नहीं होता लोगों के पास, तो वो आप डिसाइड करके जाना. और उन्होंने जैसा बोला बिल्कुल ठीक बोला कि आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं चुनना है कि बड़ा उनको दिखलाई देना है कि मुझे बड़ी फिजिक्स आती है, कि उसका कोई पर्पज़ नहीं है. पर्पज़ तो ये है कि हाँ भाई मुझे इतना आता है, मैं ढंग से बता रहा हूँ. बच्चों को कम्युनिकेट करने की बात है. व्हाट एल्स? और नरेंद्र
सवाल मतलब इंटरव्यू की मेथोडोलॉजी के बारे में है, बाकी तो आपने नेट भी कर रखा है, आपने आरपीएससी एग्ज़ाम भी पास कर रखा है। नेट में आजकल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आते होंगे ना? एवरीथिंग इज ऑब्जेक्टिव। वही था। आरपीएससी में तो डिस्क्रिप्टिव आता है। अच्छा, मैंने कुछ साल से तो नहीं डील किया, मगर जब मैंने डील किया तो इट वाज एवरीथिंग टुगेदर। ठीक है, एनीथिंग एल्स? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट, क्वांटम, न्यूक्लियर, क्लासिकल कोई लैग्रांजे प्रिंसिपल, हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल सब बताना पड़ेगा फिर, डीएलएम्बर्ट, ये वो। ठीक है, इफ यू आर कंफर्टेबल अबाउट इट, इट्स गुड। क्लासिकल के बारे में, क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स का कनेक्ट कहाँ है? हम्म think about it and be very clear about it. Correspondence, ठीक है? All right, anything else that we have to talk? अभी इंटरव्यू का इनका डेट वगैरह कुछ थोड़ी है, बट वन थिंग इज गुड कि एग्जामिनेशंस हो गए बगैर किसी बाधा के और रिजल्ट्स आ गए क्योंकि यहाँ अभी तो जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अभी आप लोग कहीं पढ़ा भी रहे हो, कुछ लोग कहाँ पढ़ाते हो आप? स्कूल, गुड। बाकी लोग कुछ रिसर्च में काम कर रहे हो? अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी से भी कुछ लोग हो आप? 6 लोगों में से यहाँ कब किया एमएससी? 16? मेरे 3 साल बाद, माने मेरे रिटायर होने, मैंने तो एमएससी बहुत पहले किया था मेरे रिटायर होने मैंने एमएससी किया था 72 में, तो वॉज मच मच अर्लियर। ओके, 16 में। तो आप कब से रिसर्च कर रहे हो यहाँ पर? और आप लोगों ने कब किया? 16 में। तो उसके बाद कुछ तो कर रहे होंगे ना? वही वाली बात, कुछ तो वहाँ बोलना चाहिए, क्या कर रहे हैं? नहीं, वो पूछते हैं भाई, कम से कम जो आरपीएससी का आदमी बैठा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ज़रूरी नहीं कि फिजिक्स से हो, उसे कुछ तो पूछना ही है। तो ये माइट इवन आस्क कि भाई आपको जनरल उसमें कितना अवेयरनेस है, आज के न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ थी, आजकल कंट्री में क्या खास चल रहा है, बिकॉज ही वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद यू, तो कुछ तो बात करेगा वो। तो वो ये पूछेंगे कि कब एमएससी के, ये तो सब वो खैर खुद बताते हैं आपका बायोडेटा, कि आपने हाई स्कूल इस समय किया, इंटर तब, 12th तब किया, ये तब किया। So is it time to say all the best? Anything else? चलिए, okay, all the best. और तो कुछ इनसे क्या बात करना? सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, एक सेकंड।
थैंक यू सो मच सर। ऐसे लग रहा था सच में एक मॉक हो गया पूरा का पूरा। और मैं इनका एक मॉक इनका पहले हो गया है, मतलब इंडिविजुअल मॉक इनका हो गया, और लगभग मैं कह सकता हूँ कि 40 to 50 क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट थे, किसी न किसी बच्चे से जरूर पूछे गए हैं। जो आपने सवाल बताए थे वो इंडिविजुअल इन बच्चों से जरूर पूछे गए थे। तो ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, और यदि आप ये तैयार करके जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अप रहेगा। जैसे सर ने कहा कि वो फिजिक्स की क्या है, एक खुद की टर्मिनोलॉजी है, खुद की एक लैंग्वेज है। जैसे सर ने आपसे पूछा कि कितना परसेंटेज की डोपिंग करते हैं, तो बजाय कि एक मॉलिक्यूल पर 10 की पावर 8 मॉलिक्यूल्स की बजाय सीधा जैसे सर ने कहा 1 ppm, दैट इज वॉट मोर इजियर, मोर कन्वेबल। तो उस धीरे धीरे आप उसकी तरफ जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। और ये अभी आपने तो क्या है सर कि ये जैसे हिंदी में बोलते हैं गागर में सागर भर देना, तो इस 1 घंटे के दौरान ही क्या है कि सभी सब्जेक्ट्स को एक एक बार टच करते हुए और बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को, और मोटे मोटे क्या है कि इंटरव्यूअर जब भी आता है तो वो कोई सवाल प्रिपेयर करके नहीं आता है कि भाई मुझे आज ये 5 सवाल जो है वो पूछने, या वो कोई ऐसे नोट्स लेके बैठा है कि भाई आपसे ये पूछ रहे हैं। जैसे जैसे आप उसको बताते जाएंगे वैसे वैसे वो डीप जाता जाएगा। तो आपका लेवल उसी से चेक करना है। तो आप क्या बताते हैं कि पूरा आपका कंट्रोल होना चाहिए, कितना बताते हैं। तो सर ने यही कहा कि आप ऐसा कोई फैंसी वर्ड या ऐसे सब्जेक्ट्स या ऐसा कोई जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से जितना बच सकते हैं बचें। और जो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है या जो सब्जेक्ट में आप बहुत ही आसानी महसूस करते हैं, खींच के उसको उस साइड में लाने का कोशिश करिए। यही पूरा करेक्ट सर ने बताया। और सर थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपने समय निकाला। हाँ थैंक यू थैंक यू। तुम